हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 12 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर की वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीकली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस अगर देखा जाए ये हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी अगर देखा जाए इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई। अब 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई की अगर बात आती है, 11 जुलाई 1985 को, 11 जुलाई 1985 की अगर बात आती है तो उस समय विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, यानी कि 5 बिलियन हो गई थी। और 1985 में जब हमारे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई तब इसे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था, इसे किया गया था 1989 में, 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था 11 जुलाई को। और इस वर्ष अगर देखा जाए, इस वर्ष हमारा मनाया गया है 11 जुलाई को। तो इस साल की थीम अगर देखा जाए क्या है, 8 बिलियन का विश्व। 8 बिलियन का विश्व इस बार की थीम है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, पहले नंबर पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर आता है भारत। तो फर्स्ट नंबर पर है चीन और अगर हम बात करें, भारत हमारा है दूसरे नंबर पर। और भारत में पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। अब जनसंख्या की अगर बात आती है तो जनसंख्या का अगर देखा जाए किसने शुरुआत करी थी, तो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो ने जनसंख्या की शुरुआत करी थी 1872 से। अब प्रॉपर अगर देखा जाए कि हर 10 साल पर जनगणना होती है, इसकी शुरुआत किसने करी? तो प्रॉपर 10 साल पर रिपन ने शुरू करी थी हमारी 1881 से। इन्होंने, रिपन ने प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना शुरू करवाई और मेयो ने पहली बार करवाई थी 1872 में। और 11 जुलाई 1985 को पूरे विश्व की हो गई थी 5 अरब। और इस बार की जो थीम है 2022 की, तो यहाँ पर इस बार की हमारा अगर देखा जाए 8 बिलियन का विश्व। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे चंद्र मौली। 2000 गणना जो हमारी 2011 में जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? चंद्र मौली। और 2021 की जो जनगणना हो रही है, 2021 के जो हमारे जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है? वो है विवेक जोशी। तो आपको इनका नाम याद रखना है करंट में कि 2021 के जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी। और जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। लेकिन जनसंख्या की अगर बात आती है तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ हमारे ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयोग की अगर बात आती है तो चुनाव आयोग अगर देखा जाए भाग 15 और आर्टिकल 324 के अंतर्गत हमारा दिया गया है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को। अब इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। और इसके हमारे होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है, और यहाँ पर जो बात चल रही है उप चुनाव आयुक्त की। तो उप चुनाव आयुक्त अगर देखे जाए तो किसे नियुक्त किया गया है? आर के गुप्ता को। आर के गुप्ता को हमारा उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार भारत के क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनका नाम भी आपको याद रखना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार। और अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और उप चुनाव आयुक्त हैं आर के गुप्ता। इन तीनों के नाम आपको याद रखने, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और अगर बात आती है, पहले भारत में जब संविधान बना था तब मतदान की आयु थी 21 वर्ष। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 61वां और ये लागू हुआ 1989 में। इसके तहत जो आयु मतदान की 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पर अब मतदान की आयु कितनी हो गई है? 18 वर्ष। और हाल ही में ये हमारे जो बने हैं, ये बने हैं उप चुनाव आयुक्त। इनका नाम याद रखना है। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। तो ये
इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गीगा मेश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एस्ट्रोम। ऑप्शन डी इसका आंसर है। एस्ट्रोम ने अगर देखा जाए तो एस्ट्रोम ने दूरसंचार विभाग के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, और कौन सी? गीगा मेश संपर्क समाधान योजना। तो गीगा मेश संपर्क समाधान योजना के अंतर्गत होगा क्या? इसके अंतर्गत अगर बात आती है 15 गांव में जो इंटरनेट की अगर बात कही जाएगी कि इंटरनेट को बेहतर बनाया जाए, उसकी सुविधाओं को बेहतर, उसकी स्पीड उसको सस्ता किया जाए, उसकी कनेक्टिविटी, तो ये सभी बातें, उसकी कनेक्टिविटी, उसके प्राइस, उसकी गुणवत्ता, उसकी स्पीड वगैरह सभी चीजों को बेहतर बनाया जाए इंटरनेट को। कहां पर? गांव में। और गांव में अगर देखा जाए इसमें 10 किलोमीटर तक संचार किया जाएगा और 40 से अधिक जितनी भी हमारी लाइन्स होंगी तो उन पर कनेक्ट किया जाएगा। इसमें 40 से अधिक मोबाइल हो गए या लैपटॉप वगैरह हो गए, उन सभी का प्रयोग किया जाएगा, और इसके अंतर्गत 5G तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। 5G तकनीक का प्रयोग होगा और 40 से अधिक लिंक उस पर एक्टिवेट होंगे, चाहे मोबाइल फोन हो या फिर वो लैपटॉप हो, तो इन सभी का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें 2 Gbps की स्पीड भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये किसने शुरू करी है? तो ये एस्ट्रोम ने शुरू करी है। किसके साथ में? दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर की है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो एनालॉग एक चिपसेट है आर्यभट्ट प्रथम, और ये किसने प्रोटोटाइप विकसित किया है? ये IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इसने अगर देखा जाए हमारा बेंगलोर है, तो बेंगलोर के एक व्यक्ति हैं प्रतीक कुमार। अब प्रतीक कुमार ने इस चिप को विकसित किया है जिसका नाम है आर्यभट्ट प्रथम, और यह है एनालॉग चिप। अब इस चिप का प्रयोग कहाँ होगा? इस चिप का प्रयोग होगा कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो कहां पर होगा? AI में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल बतौर अगर हम देखें, एलेक्सा या गूगल होम है, वो हमारा AI पर बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। तो उनमें अब जो चिप लगेगी वो कौन सी लगेगी? आर्यभट्ट प्रथम नामक एक चिप लगेगी। और भारत का ये पहला, अगर देखा जाए तो ये पहले अपनी किस्म की एक चिप है जो हमारा AI पर बेस्ड है। अब आर्यभट्ट नाम से एक चीज और भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट प्रथम के नाम से। तो आर्यभट्ट प्रथम के नाम से भारत का पहला उपग्रह भी है और पहली चिप भी बनी है। तो किस नाम से बनी है? आर्यभट्ट प्रथम नाम से चिप भी बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये चिप IISc बेंगलोर में प्रतीक कुमार के द्वारा विकसित हुई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा मेरा संकल्प भूमि वर्गत वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर चर्चा में रहा मेरा संकल्प भूमि वर्गत वृक्ष परिषद कहाँ स्थित है? अब अगर हम बात करें इसकी, तो एक हमारा प्राधिकरण है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है, अब ये कहता क्या है यहाँ पर? इसने जो दो स्थान है जो BR अम्बेडकर से संबंधित है, BR अम्बेडकर से संबंधित 2 स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक महत्व घोषित करने की बात कही है, जिसमें से एक हमारा है स्थान मेरा संकल्प भूमि वर्गत वृक्ष परिषद। अब ये कहाँ पर है? ये बड़ौदा में है, और बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में है। और ये स्थान क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर BR अम्बेडकर ने छुआछूत की समाप्ति की बात कही थी 1917 में, यानी अस्पृश्यता के अंत की बात कही थी। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा संकल्प भूमि वर्गत वृक्ष परिषद हमारा कहाँ है? बड़ौदा गुजरात। तो एक तो है हमारा ये स्थान। अगर हम बात करें दूसरा कौन सा स्थान है, तो महाराष्ट्र के सतारा में एक स्कूल है प्रताप राव भोसले स्कूल, प्रताप राव भोसले। अब प्रताप राव भोसले स्कूल जो है ये भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर ने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी यहीं से की थी, और यहाँ पर इस स्कूल में इन्होंने पहली बार अपने हस्ताक्षर किए थे, अपने साइन किए थे। इस वजह से ये स्कूल बहुत ही ज्यादा फेमस है।
तो यहाँ पर ये दोनों स्मारक हैं, महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले स्कूल और दूसरा मेरा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष कहाँ है, बड़ौदा गुजरात में है। और अगर हाल ही में भी अगर देखा जाए एक स्थान और ऐड हुआ था हमारा, राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी की भी बात कही गई थी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की। अब बी आर अम्बेडकर की अगर बात चल रही है तो बी आर अम्बेडकर की जो अगर देखा जाए भूमि है जहां समाधि है उनकी कहां पर है, चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि किसकी समाधि है, बी आर अम्बेडकर की है। तो ये बात भी याद रखना। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया था, जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दिया है। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका की जो स्थिति है इस समय काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, आपातकाल लगा हुआ है, विदेशी मुद्रा बिल्कुल समाप्त हो गई है, खाद्य इमरजेंसी है। तो यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिस कारण जो जनता है वो राष्ट्रपति भवन में घुस गई और जिस कारण प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे ने क्या दे दिया है, इस्तीफा। और जो वहां के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो भी अब क्या देंगे, इस्तीफा देंगे। तो यहाँ पर श्रीलंका की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से वहां के प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022, अब ये प्रतियोगिता हो कहां पर रही है, तो ये प्रतियोगिता हो रही है साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में एक शहर है, योशु शहर है, योशु शहर में साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता चल रही है। और इसका खिताब किसने जीता है, तो भारत की हमारी पल्लवी सिंह ने जीता है। और भारत में कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली है पल्लवी सिंह, और इन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। तो इनका नाम आता है कानपुर से। और साथ ही अगर हम बात करें शनि शेट्टी, तो शनि शेट्टी बनी थी मिस फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया बनी थी हमारी शनि शेट्टी, ये थी कर्नाटक की रहने वाली। और इसमें दूसरे नंबर पर फेमिना मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर थी रूबल शेखावत, ये थी राजस्थान की, और शनि शेट्टी थी कर्नाटक की। और अगर हम बात करें हरनाथ संधू की, तो ये है चंडीगढ़ की रहने वाली, और ये क्या है, ये है मिस यूनिवर्स, जो कि हमारा इजराइल में आयोजित हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है, तो वो अभी खुशी पटेल का नाम आया था, हाल ही में हमने देखा था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल। और अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड कौन है, तो वो कैरोलिना है, और कैरोलिना कहाँ की है, पोलैंड की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ये शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने ही स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। और इससे पहले क्यों किया है, क्योंकि एक हमारी योजना आई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो थी हमारी, ये आई थी 2020 में, और अब चल रहा है 2022। तो इस योजना को पूरे हुए कितने साल हो गए, 2 साल पूरे हो गए। और इस योजना के अंतर्गत था क्या, इस योजना के अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे उन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना थी। इसी वजह से यहाँ पर इस योजना को 2 साल पूरे हुए हैं, और इस योजना को पूरा होने के बाद में अब जो महोत्सव बनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है स्वनिधि महोत्सव। अब आजादी का 75वीं वर्षगांठ है और अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसी वजह से ये महोत्सव 75 शहरों में मनाया जाएगा, यानी भारत के 75 शहरों में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और इसे किसने शुभारंभ किया, इसका हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट है अगला, 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। तो कहां पर होगा, ये आयोजन होगा हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली में ही अगर देखा जाए तो यहाँ होगा क्या इस फेस्टिवल में, इस फेस्टिवल में जितना भी सामान होता है, चाहे वो घर का हो, मनोरंजन से संबंधित हो, या फिर होम डेकोरेशन से संबंधित हो, कोई भी सामान है तो वो हर प्रकार का यहाँ पर सामान मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पर, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में अभी एक आयोजन हुआ था पशु स्वास्थ्य का, तो पशु स्वास्थ्य महोत्सव का भी आयोजन किया था, जो हमारे विजय रूपाला थे उन्होंने शुरू किया था। एक हमारा हरियाली महोत्सव है, ये भी हमारा कहाँ शुरू हुआ था, दिल्ली में शुरू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 10 जुलाई 2022 को किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो महिला सिंगल्स में किसने खिताब जीता है, एलिना रीबाकिन ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है, तो ओस जेबुअर को हरा कर जीता है। अब इनका नाम क्यों फेमस है, क्योंकि ये एशिया की पहली महिला है।
एशिया की फर्स्ट महिला है, ये पहली महिला है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिन ने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और किसको हराकर? ओस जयपुर को। और ओस जयपुर का नाम भी बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि ये अफ्रीकन पहली महिला है जो सेमीफाइनल तक पहुंची है। ये ट्यूनीशिया की रहने वाली है और एलिना कहाँ की है? ये हमारी कजाकिस्तान की रहने वाली है। अब बात आती है विंबलडन, तो हमारे टेनिस के 4 कप होते हैं। 4 में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन कप होता है, फ्रेंच कप होता है, विंबलडन कप होता है। तो यहाँ पर अगर बात आती है हमारे 4 प्रकार के कप होते हैं। अब इसमें अगर बात आती है तो यहाँ पर हमारे अभी तक ये तीसरा कप चल रहा था विंबलडन। इससे पहले हुआ था एक हमारा ऑस्ट्रेलियन, और ऑस्ट्रेलियन में अगर हम बात करें मेल की, मेल जीता था राफेल नडाल ने। और अगर हम बात करेंगे फीमेल में तो फीमेल में जीता था एशले बार्टी ने। अब दूसरा हुआ इसके बाद में हमारा फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन अगर मेल में बात आती है तो फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता, और फीमेल में अगर बात आती है तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। अब इसके बाद में हुआ है विंबलडन। अब विंबलडन में मेल की अगर बात आती है तो मेल में फिर से एक बार नाम किसका आता है? राफेल नडाल का। और फीमेल में अगर बात आती है तो एलिना रिबाकिन की बात आती है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है। अगर देखा जाए तो पहली एशिया की महिला है जो कजाकिस्तान की है और इन्होंने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता है। तो अगला हमारा ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। और हमारा लास्ट वीडियो का सवाल था G20 के भारत का नया शेरपा कौन होगा? तो अमिताभ कांत, क्योंकि पहले हमारे पीयूष गोयल थे और अब हमारे कौन है? अमिताभ कांत। और हमारा आज का सवाल है अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।